भागते हुए छोड़कर अपना घर, पुआल, मिट्टी और खपरे, पूछते हैं अक्सर, ओ शहर क्या तुम कभी उजड़ते हो किसी विकास के नाम पर। नमस्कार, मैं हूं मनीष। झारखंड में छत्तीसगढ़ से लगे एक सीमांत गांव में उरांव जनजाति में जन्मी जसिंता केरकेट्टा ने कविता कहानी के बारे में बहुत सोचा नहीं था। कविता को उन्होंने नहीं बल्कि कविताओं ने उन्हें चुना। स्कूल के दिनों में उनकी लिखी कविताओं कहानियों पर जब चिट्ठियां आने लगी तो पुलिसिया तेवर वाले पिता ने माँ को फरमान सुना दिया, इसका लिखना बंद करवाओ, यही लिखना इसे किसी काम के लायक नहीं छोड़ेगा। पर माँ ही तो थी जिन्होंने जंगल में घूमते, पेड़ों पर चढ़ते, नदी में तैरते, खेतों में काम करते और यह सब जसिंता को सिखाते हुए उनकी कल्पनाओं को पंख दिए। माँ ने ही कहा था, तुम्हारा लिखा बहुत छूता है, देखो मेरी आंखें भीग गईं, तुम लिखना कभी मत छोड़ना। माँ से मिले उसी हौसले और अपने संकल्प के बूते वे अपनी रचनात्मक पूंजी को लेकर आधी दुनिया घूम चुकी हैं। पिछले साल जसिंता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और फ्रांस होकर आई हैं। यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में उनकी कविताओं पर कुछ छात्र काम कर रहे हैं। रूस के एक विश्वविद्यालय ने उनकी कविताओं पर चर्चा आयोजित की है। इससे स्पष्ट है कि उनकी कविताओं में समाई संवेदना एक बड़े विश्व को छू रही है। अंगोर और जड़ों की ज़मीन के बाद इसी जनवरी में उनकी तीसरी कविता संग्रह है ईश्वर और बाजार वो आ गई हैं। कविताओं से अपने केंद्र में स्थिर रहने में मदद पाने वाली जसिंता उम्मीद करती हैं कि वे दूसरों को भी पेड़ और पानी की तरह एक साथ सहज और मजबूत होने में मदद कर सकें। देखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत जंगल हसदेव अरण्य के उजड़ने पर जसिंता क्या कहती हैं। इस वक्त मैं राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड, आमतौर पर आम भाषा में अगर कहूँ तो अडानी कोल माइंस में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कई हेक्टेयर का ऐसा इलाका है जो एकदम से वीरान हो चुका है। और इस वीराने को लेकर पिछले 680 दिनों से यहाँ के जो ग्रामीण हैं, हसदेव इलाके के जो लोग हैं, वो धरने पर बैठे हैं। पेड़ों की कटाई का लगातार विरोध हो रहा है। इसी बीच कई पर्यावरण प्रेमी, एक्टिविस्ट, तमाम तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, आकर धरना को, यहाँ के आंदोलन को सपोर्ट करते हैं और चले जाते हैं। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं, परिचय की मोहताज नहीं हैं। जसिंता केरकेट्टा जी हैं, झारखंड से आई हुई हैं और ख़ासकर हसदेव में जो आंदोलन पिछले कई महीनों से चल रहा था उसको देखने सुनने के बाद उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना वहाँ जाया जाए। और आज यहाँ पर हसदेव में खुद अकेले झारखंड से चलकर आई हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। हसदेव आई हैं आज आप, जी कैसे ये ख्याल आ गया आपको? सोशल मीडिया की वजह से आज हसदेव को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तो मिल गई जी है। जी पेड़ों की कटाई को लेकर लंबे समय से विरोध भी चला रहा जी है। जी। आप यहाँ पर आई तो आपको क्या देखने को मिला? मैं एक तो ये देख पा रही हूँ कि जो नेचुरल जंगल थे वो किस तरीके से, जब हम जहाँ माइनिंग हो रहा है उसको देखते हैं और उसके किनारे पूरा एक जंगल का पूरा लेयर्स देखते हैं, तो मुझे अपनी ही कविता की 4-5 पंक्तियाँ याद आती हैं कि भागते हुए छोड़कर अपना घर, पुआल, मिट्टी और खपरे, पूछते हैं अक्सर, ओ शहर क्या तुम कभी उजड़ते हो किसी विकास के नाम पर। तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि जैसी भी मशीन है और ताकत है, पैसा है और भारी मशीनें हैं आपके पास, और आप जंगलों की ओर उसको लेके बढ़ रहे हैं और जंगल किस तरीके से पीछे वो हट रहे हैं। हालांकि कंपनियों का ये बहुत दावा रहता है कि वो जंगल फिर से लगा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि धरती में जो नेचुरल जंगल के जो खूबसूरती होते हैं, उसकी जो जैव विविधता होती है, कोई भी कंपनी, कोई भी समूह ये दावा करे कि हम फिर से वही स्थापित हम वो कर सकते। छोटा मोटा कुछ इलाके में हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो नेचर ने हमें दिया है एक पूरी जैव विविधता के साथ एक खूबसूरत जंगल, और वो मुझे नहीं लगता है कोई कंपनी उसको फिर से उसी तरीके से स्थापित कर सकती है। तो मैं झारखंड से इसलिए यहाँ पे आई कि जहाँ पे लोग लड़ रहे हैं और लोग जिन जगह पे खड़े हैं
मैं वहाँ पे लोगों के साथ खड़ी रहूँ, उनके साथ बैठूँ, उनके साथ मैं रहूँ। और ये सिर्फ मैं लोगों के लिए और बाकी समाज के बाकी लोगों के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। कि जब एक छोटी सी जो कहानी है कि जब जंगल में आग लगी थी और छोटी चिड़िया, सारी जानवर भाग रहे थे, तो छोटी चिड़िया वो पानी लाके बूंद-बूंद पानी डाल डाल रही थी। तो लोगों ने कहा, बाकियों ने कहा कि वो छोटी चिड़िया का एक एक बूंद पानी लाना और जंगल और जो लगी आग में डालना, इससे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन उस चिड़िया ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह लिखा जाएगा कि मैं जंगल में आग लगाने वालों के साथ नहीं थी, लेकिन उसके खिलाफ थी और बुझाने वालों के साथ थी। तो मुझे लगता है वही एक छोटी सी प्रयास है और इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो जसिंता जी, पेशे से आप पत्रकार भी रही हैं जी और जी, अब एक कवयित्री के रूप में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी। आपका ख्याति है, नाम है। तमाम जगह पर पर्यावरण को लेकर विरोध देखने को मिले होंगे। आपके झारखंड में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है। आप देख सकते हैं एक तरफ जो ये विकास की भयावह तस्वीर है, जहाँ सब कुछ बिल्कुल वीरान सा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आना शायद हम लोगों के लिए इतना आसान भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से हमने इस शर्त पर यहाँ पर हमें एंट्री मिली है कि हम यहाँ पर आएँ और अडानी के जो लोग हैं, उनके लोग कैसे नर्सरी डेवलप कर रहे हैं, पौधे पेड़ अगर काट रहे हैं तो उसके बदले वो किस तरह से पौधे तैयार कर रहे हैं, वो भी दिखाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। आपने यहाँ माइनिंग के अलावा नर्सरी को भी देखा, क्या लगता है? जैसे भी आपने कहा कि ठीक है, जंगल तो फिर से वापस ला भी सकते हैं, पर वो जैव विविधता नहीं ला पाएंगे। देखिए, कुछ समय पहले मैं जर्मनी में थी और वहाँ के लोग बता रहे थे, वहाँ जो जंगल जो दिखाई पड़ते हैं वो बहुत सेकेंडरी जंगल है और वो ये मानते हैं कि हमने सेकेंडरी एक जंगल तो खड़ा किया है, लेकिन इसमें वो खूबसूरती, इसमें वो बात नहीं है जो भारत के जंगलों में है। तो मुझे लगता है जो हमारी ताकत है, जो जैव विविधता, जो विविधता हमारी ताकत है, वो ताकत को कहीं ना कहीं हम कमज़ोर तो कर रहे हैं। और जो विकास की जो परिभाषा है, उससे सारे लोगों का कैसे विकास हो सके, उसकी वो परिभाषा हम कैसे ढूंढ पाएँ। इस तरीके का जो विकास है उसमें आधे जंगलों को और आदिवासियों को विस्थापित करके कुछ लोगों का जो विकास हो रहा है, मुझे नहीं लगता है ये विकास की एक बहुत अच्छी अवधारणा है। तो ये चिंता कैसे लोग, समाज, सत्ता मिलकर कर सकें कि हम हाशिए के समाज के लिए भी वो चिंता करें, जिनका कनेक्शन जंगल से है और जिनका एक फेथ है, जिनकी आस्था उससे जुड़ी हुई है। जब देश में हर एक आस्था की चिंता की जा रही है, तो ऐसा समाज, आदिवासी समाज और लोग जिनकी आस्था प्रकृति पर है, जंगल पे है, उसकी आस्था, उसके पूजा स्थल को आप किस तरीके से ध्वस्त करते जा रहे हैं। एक बड़ी बात जो अब तक मैंने देखा, जल जंगल जमीन की बात आती है तो आदिवासियों की बात आती है। आज आदिवासी यहाँ पर सैकड़ों दिनों से धरने पर बैठे हैं, पद यात्रा की है, तमाम विरोध के बीच आज भी वो बने हुए हैं। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ उन आदिवासियों की है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है देश में देखिए, चूंकि वो जंगल से जुड़े हैं और प्रकृति के साथ उनका एक कनेक्शन है। आज जैसे मैं लोगों से भी बात कर रही थी तो वो बता रहे थे, मैं उनसे पूछ रही थी कि किस ताकत की वजह से आप 680 दिन के धरना पे बैठे हुए हैं। और लोग वो कह रहे थे कि जंगल में हमारा देवा देवी सब रहते हैं और वहाँ से हमको ये ताकत मिलती है और हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। तो आदिवासियों के पास देखिए वो विकास की वो धारणा है कि वो आने वाली पीढ़ियों की भी परवाह करते हैं। हम जो कथित मुख्य धारा जो विकास की बात करता है, उसमें आप पीढ़ियों की चिंता नहीं करते हैं। वो किस तरीके से अभी जो लोग हैं इनको और कैसे दिया जाए, उसकी वो चिंता कर रहे हैं। और मुझे लगता है सिर्फ ये आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, जंगल हर तबके के और समाज के लोगों को चाहिए। और कोरोना में हमने देखा कि लोगों को अपने परिजनों को संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं मिल रहा था। तो आप मृत्यु के बाद में हम एक डिग्निफाइड तरीके से अब लोगों को विदा नहीं कर पा रहे हैं। तो नेचर हमें वो गरिमा देता है कि हम जीवन भी एक डिग्निफाइड तरीके से जी सके और उसके कोलैबोरेशन में हम कैसे चल सके और हम इतने अच्छे तरीके से भी मौत को प्राप्त जाएं कि हम प्रकृति में बहुत खूबसूरती के साथ उनके साथ मिल जाएं। तो ये सारी जो बातें हैं
है, इसको फील महसूस करने और समझने की बात है। और इस लड़ाई में देश के हर समुदाय के लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है। आप फील करने की बात कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति होने के बाद भी जी आपका झारखंड से वही जुड़ाव रहा है, जी जल जंगल जमीन के साथ वही जुड़ाव रहा है, जी संस्कृति को आप आज तक नहीं भूल पा रही हैं। जी। सबसे बड़ी बात कि आप जो कविताएं कहती हैं, पढ़ती हैं या लिखती हैं, ऐसा क्यों लगता है कि हर वो कविता हर वो किसी व्यक्ति के लिए बना हुआ है जो प्रकृति प्रेमी है, जो पर्यावरण को मानता है, जंगल को समझता है? जी। क्यों लगता है कि आप उनकी कविता अपने तरफ से आप कह रही हैं, लिख रही हैं? मुझे लगता है, देखिए, मैं हर समुदाय के बीच और गांव शहर में मेरा बचपना भी गुजरा, और जिस कथित मुख्य धारा के बीच मैंने रह के उसका जो टॉक्सिस है और वो किस तरीके से आपको भीतर से असंतुलित करता है, आपका एक सहजता और एक जो नेचुरल जीवन का वो है ख़त्म करता है। मुझे लगता है आदिवासी समाज और ख़ासकर जंगल नेचर ने उस टॉक्सिस एक जो सिस्टम है उससे बचा के मुझे रखा है। और मुझे लगता है इसलिए भी आधी दुनिया घूमने के बाद भी मेरा ज़मीन से, लोगों से और जो यूनिवर्सल वैल्यू है उसको पकड़ के चलने की जो भी मुझे शक्ति मिली है, तो वो जड़ों से ही वो मिल रही है। तो इसलिए मुझे लगता है वो जो बचाने का काम तो नेचर ने वो किया है, और वो यूनिवर्सल वैल्यू हम प्रकृति को ख़त्म करते करते वो हमारे भीतर से भी वो ख़त्म होता जाएगा, और फिर हम शायद खोखले रहेंगे, और वो बहुत खोखले होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे बचे रहने के लिए भी जंगल का, उनसे जुड़े लोगों का और नेचर का उसका बचा रहना बहुत ज़रूरी है। तो जसिंता केरकेट्टा जी हैं, झारखंड से अकेले हसदेव की इस भयावह स्थिति को देखने समझने के लिए खुद यहाँ पर आ पड़ी हैं। ये सब देखकर ये बड़ी सहजता से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो जुनून होता है प्रकृति के प्रेमी प्रति जो एक प्यार है वो शायद कम लोगों में है। आपका ये प्यार देखकर हम लोग को भी बड़ा अजीब लगता है कि आप झारखंड से अकेले यहाँ पर कुछ लोगों से मिलने आ गई कि किस हाल में वो जी रहे हैं। क्या लगता है जो विकास का ये जो पैमाना है, यहाँ की जो स्थिति है, जो जिन लोगों से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, क्या महसूस करते हैं वो? आने वाले समय में क्या हो गया? देखिए, कंपनियों के पास बहुत ताकत है, पैसा है, और शहर के लोग ये उम्मीद खोते हैं कि हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। पिछले दिनों जब मैं वंदना शिवा जी से मिली थी तो वो एक बात कह रही थी कि कथित सभ्य समाज ने जो मशीन पे चल रहा है, मशीनों के पास जीवित चीज़ों को ख़त्म करने की बहुत ताकत है, बट ये इंसान है, वो जीवित चीज़ों को बचा सकते हैं और उनके पास ये क्षमता है, उस पर लोगों का यकीन ख़त्म होता जा रहा है। तो मुझे लगता है जो लोग इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं उन्होंने वो यकीन को अभी भी पकड़ के और संभाल के रखा है, और वो उनकी ताकत है, इसलिए वो लड़ पा रहे हैं, और उनके संघर्ष से हम जैसे युवा पीढ़ी को ताकत मिलती है। शुक्रिया।